अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो हमने कल जो चैप्टर ख़त्म किया था दैट वाज चैप्टर 3 आई थिंक सो। ऐसा ही है मैडम? कल जो चैप्टर ख़त्म हुआ था वो चैप्टर कौन सा था? 3। ठीक है, 2 और 3 ख़त्म हो गए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो उससे आगे है, 4th, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। देखिए, प्रोसीजर आपका सिविल कोर्ट्स का भी चलता है, आप सारों को पता है। ठीक है, अब रेवेन्यू ये ऑफिसर्स की बात कर रहा है, जो कि कल हमने सेक्शन 7 में पढ़े थे। रेवेन्यू ऑफिसर्स पढ़े थे ना? ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, फिर कमिश्नर होता है, फिर कलेक्टर होता है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर होता है, फिर ठीक है कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2, ठीक है, एंड ग्रेड 1, ठीक है, और 2, ये भी यही होता है। ठीक है, ये और उसके बाद हमने कहा था तहसीलदार। ठीक है, जो सेक्शन 11 में जाके ये आपके ऑफिसर्स हैं यहाँ तक। ठीक है, इससे नीचे अगर आ जाएंगे वो गिरदावर, मैंने कहा गिरदावर होता है, गिरदावर जिसको आप कानून गो भी कहते हैं। ठीक है, कानून गो, ठीक है, कानून गो, ठीक है। और फिर आपका आता है पटवारी। ठीक है, पटवारी के बाद क्या आता है? लंबरदार। ठीक है, अब ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे थे रेवेन्यू ऑफिसर्स। और ये कौन है? विलेज ऑफिसर्स। ये विलेज ऑफिसर्स हैं। ठीक है, अगले जो प्रोसीजर आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे मामला चलते हैं सारे। वो प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करेंगे? और इस शख्स को कहते हैं चीफ ऑफिसर रेवेन्यू। क्या कहते हैं? चीफ ऑफिसर रेवेन्यू इन तहसील या इन सब डिवीजन। ठीक है, और सब डिवीज़न। कल मैंने वो भी पिछले लेक्चर्स के अंदर वो जो डिवीज़न्स किस तरह बनती हैं वो चीज़ें भी हमने देख ली थी कि वो डिवीज़न कैसे, पहले सूबा आता है, सूबे के अंदर डिवीज़न आता है, डिवीज़न के अंदर तहसील आती है, या तहसील को सब डिवीज़न के अंदर एक से ज़्यादा 2 तहसीलें भी हो सकती हैं, लेकिन अगर तहसील होगी तो वो सिंगल ही होगी। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी थी इससे पहले जो लेक्चर्स में। अब वो कह रहे हैं जो अब कल हमने इसकी पार्स, ठीक है, पार्स कौन सी होती हैं वो देख ली थी। ठीक है, कौन कौन सी इनको दी गई हैं, और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन देख ली थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन कैसे संभालेगा, वर्क के हिसाब से, ठीक है, और ट्रांसफ़र के हिसाब से। ये कल हमने सारा देख लिया था। प्रीवियस जो हमारे 3 चैप्टर्स के अंदर जो सम अप हमने किया है वो इन चीज़ों को किया है। आज वो इन्हीं के बारे में कि इन्होंने अगर कोई मामला इसके पास यहाँ से यहाँ आता है, या यहाँ, तो उनका प्रोसीजर कौन सा चलेगा? ठीक है, कुछ तरीक़ाकार भी तो होगा ना। तो वो ताकि उसके ऊपर उसने किस तरीक़ाकार से, अगर उसके पास एक आया तो वो क्या नोटिस करेगा, समन करेगा, क्या उसको गिरफ्तार करवाएगा, क्या करेगा, क्या तरीक़ाकार है, वो तरीका आज बताने जा रहा है आपका चैप्टर नंबर 4 के अंदर। प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, सेक्शन 19, सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स इन ऑल ऑफिशियल एक्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स। अ रेवेन्यू ऑफिसर शैल, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू द कंट्रेरी, बी सब्जेक्ट टू प्लेस, टाइम एंड मैनर ऑफ परफॉर्मिंग हिज फंक्शन to the discretion and control of officer to whom he is subordinate। हर शख्स, अगर ये देखिए, यही टोटल आपकी हिरारकी है।
कौन, ये इसके मतहत है, ये कलेक्टर है। असल जो मालिक होते हैं किसी जगह के, डिवीज़न का मालिक ये होता है कलेक्टर। अब ये बाकी सारे इनके मतहत हैं, ठीक है। हमने कल पढ़ा था एडिशनल कमिश्नर भी होगा तो वो भी इनका मतहत होगा, एडिशनल कलेक्टर होगा वो भी इनका मतहत होगा कलेक्टर वाली पावर इस्तेमाल करें, लेकिन वो कलेक्टर का सबऑर्डिनेट होगा। फिर इसी तरह ये तो है ही इसके सबऑर्डिनेट, तो ये सारे हमने कल देखे थे। अब जब इसने कोई काम करना है ना, अगर तो और कोई नहीं तो इसने जो कहना है वही करना है, इसने करना है तो वो जो इसने कहना है वही करना है, वो इसके सबऑर्डिनेट जो है। अगर तो रूल्स बता दिए कि ये तुमने कर सकते हो भाई, पार्ट्स हमारे पास ये हैं, इस प्रोसीजर से करना है, नहीं तो इन्होंने ये जैसे कहेंगे वैसे इन्होंने करना, क्योंकि ये इसके सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है। पावर टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर, मैं हमेशा बताता हूँ तो रूल्स हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से जी? रूल्स की दो काइंड्स बताइएगा। सुम्मम बुकमनुम यनफाउम ला यरजिउन जी, गूंगे बहरे, चलें याद कर लें। रूल्स हमारे यहाँ जी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैट्यूटरी रूल। कौन से? स्टैट्यूटरी रूल। और एक होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी में क्या फ़र्क है? जो स्टैट्यूटरी होते हैं ना, एक्चुअली दे आर एक्ट एज लाइक पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ऐसा ही होता है जैसे वो पार्लियामेंट ने ही पास किए हैं, जैसे किसी असेंबली ने ही पास किए हैं, वो रूल स्टैट्यूटरी रूल्स होते हैं और उनकी इन्फोर्समेंट वैसे ही होती है जैसे लॉ की होती है। इसीलिए इसके तहत हमने अब इसके रूल्स भी पढ़ने हैं 1968 वाले, वो क्योंकि यहाँ पे उसने कहा सेक्शन 20 उसको इम्पावर कर रहा है कि तू रूल्स बना ले। अगर तो उस लॉ के अंदर पावर मौजूद हो लॉ बनाने की, स्टैट्यूटरी रूल्स बनाने की, तो वो रूल्स स्टैट्यूटरी रूल्स कहलाते हैं। और अगर उसने पावर ना दी गई हो और फिर उसके रूल्स बन जाएं, तो फिर वो रूल्स कौन से होंगे? नॉन स्टैट्यूटरी, और उनकी इन्फोर्समेंट ऐसे नहीं होगी। अगर आप कहते हैं जी इसके ये वायलेशन हो रही रूल्स की और वो स्टैट्यूटरी नहीं, अगर इसके किसी रूल की वायलेशन हो ना तो आप रिट कर सकते हो, लेकिन इसकी हो तो रिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स हैं और ये स्टैट्यूटरी है। फ़र्क इसमें ये है, ये चीज़ें बहुत मिन्यूट सी होती हैं और हम बाद वक़्त हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट फंस के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जी ये स्टैट्यूटरी रूल है नॉन स्टैट्यूटरी, हम पता नहीं सर पूछ की लिया किसे। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बना लिए ना 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 ना। पहली अगर ऑटोनोमस बॉडी है, आप देखिए आपके पास एक होता है सुप्रीम लॉ जिसको कहते हैं पास बाय पार्लियामेंट, जो कानून पार्लियामेंट बनाती है उसको कहते हैं सुप्रीम लॉ, जो आपका बनता है उसको एक प्राइमरी लेजिस्लेशन कहते हैं, ठीक है। टोटल सब्सटेंटिव तो वो होते हैं ना, एक्चुअली सब्सटेंटिव प्रोसीजरल में फ़र्क ये होता है कि सब्सटेंटिव वो है जो कुछ चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए, सब्सटेंटिव तो आप भी बना सकते हैं, पिनलाइज करते हैं, जो जिसमें राइट्स देते हैं या ड्यूटीज़ दी जाती हैं, वो सारे लॉज आपके कौन से सब्सटेंटिव, जो तरीका बताया वो प्रोसीजरल। एक कानून पार्लियामेंट ने किसी असम्बली ने पास कर दिया। अब मैं कह रहा था लेजिस्लेशन हमारे यहाँ दो तरह की है, एक सुप्रीम है और एक सबऑर्डिनेट है, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आगे तोड़ दी जाती है, वो नीचे तक ले आते हैं। कानून बनाना असम्बली ने है, अब उसके अंदर लेजिस्लेशन क्या करनी है, उन्होंने यूनिवर्सिटी का एक कानून बना होगा, उसको पार्लियामेंट पास कर देगी, लेकिन उन्होंने अगर रूल्स उस कानून के अंदर लिखा, अब आप देखते हैं निक्का सा लॉ भी बना हुआ है ना, एंड पे लिखा पावर टू मेक रूल्स, क्यों लिखा होता है? इजाजत दी है, लेकिन अगर उस लॉ में ये इजाजत है ही नहीं और फिर वो रूल बना लेते हैं। फिर रूल तो बना लिए उन्होंने, बट वो रूल फिर स्टैट्यूटरी नहीं है क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। हाँ, अगर किसी लॉ में उन्होंने आखिर किसी क्लॉज में ये लिख भी दिया कि उनको रूल्स बनाने की जो है ना वो अथॉरिटी है उनके पास, हाँ, वो रूल्स उन्होंने बना लिए, हाँ, तो देन तो वो स्टैट्यूटरी हो गए। वो
हाँ ना 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 फिर अप्रूव करने की क्योंकि वो रूल्स बनाएंगे पहले उनसे अप्रूवल लेंगे कि वो कह रहे हैं कहीं तजाद तो नहीं कर रहा। जब भी लॉ बनता है कोई भी तो वो किसी और लॉ से तसादुम नहीं करता, ना इंजंक्शन ऑफ कुरान से करता है। अगर तो तसादुम करे, मुतजाद हो, डेरोगेट हो तो देन तो वो चलता ही नहीं है, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देते हैं। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज के जो रूल्स हैं ये स्टैट्यूटरी नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो क्यों नहीं एक क्लॉज डालते? हाँ वो इसीलिए कि पहले उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी, या तो अपना लॉ अमेंड करवाएंगे, सर इसमें अमेंड करके हमें इसकी इजाज़त दे दें, इसको पास कर दें, तो देन वो स्टैट्यूटरी हो जाएंगे, अदरवाइज स्टैट्यूटरी नहीं है। ठीक है, ये प्रोविजंस हैं। अच्छा वो कह रहा है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मेक रूल्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। देखो ना उसने खुद ही कहा of the government make rules not for regulating the procedure of revenue officers in cases in which a procedure has not been provided for by this act। जहाँ यहाँ नहीं दिया होगा, आप अक्सर देखते हो फैमिली के भी रूल्स बने हुए, फैमिली कोर्ट लॉ, फैमिली कोर्ट एक्ट के भी बने हुए, आपके मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के भी बने हुए। ठीक है, तो उसके अंदर जो रूल्स इधर नहीं दिए हुए, जो इसके अंदर प्रोसीजर नहीं, फिर उसके अंदर दे देता। ठीक है, the rules may provide among other matters for the mode of enforcing orders of ejectment under this act from and delivery of possession of immovable property, and rules providing for those matters may confer on any revenue officers all or any of the powers with regard to contempt, resistance and the like, which a civil court may exercise in the execution of the decree whereby it has adjudged ejectment from and delivery of possession of such property। इसके बारे में वो सारे रूल्स बनाएगा कि कैसे इसको निकालना है, कैसे मूव प्रॉपर्टी की पोजेशन डिलीवरी लेनी है तो कैसे देनी है, वो सारे रूल्स बनाएंगे। सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन आर रेवेन्यू ऑफिसर मे रेफर एनी केस विच ही इज इम्पावर्ड टू डिस्पोज ऑफ अंडर दिस एक्ट टू अनदर रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट। उसको इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट करवाने के लिए भी रूल्स बनाए जाते हैं। एंड मे डिसाइड द केस अपॉन सच रिपोर्ट आफ्टर गिविंग द पार्टीज कंसर्न एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, ये वो बात आ गई। फिर पर्सन बाय होम अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन मे बी मेड बिफोर एंड टू रेवेन्यू ऑफिसर्स। कौन आ सकता है, कैसे, वो सारी बातें। अपीयरेंस बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर एंड एप्लीकेशन टू एंड एक्ट टू बी डन बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट मे बी मेड और डन बाय द पार्टीज themselves आर बाय देयर ऑथोराइज्ड एजेंट्स आर लीगल प्रैक्टिशनर्स। आप लोगों की भी उसने शेक डाल दी, इसीलिए क्योंकि पार्टी खुद भी जाके कर सकती है। उसने कहा अगर वकील हायर करना है तो वो भी कर सकते हो, या कोई एजेंट भेजना है वो भी भेज सकते हो। प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑथोराइज्ड एजेंट और लीगल प्रैक्टिस शैल नॉट एक्सक्यूज द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अ पार्टी टू एनी केस इन विच पर्सनल अटेंडेंस इज स्पेशली रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर। अगर वो कहता है कि पार्टी खुद भी आए तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वकील कर ले तो पार्टी खुद नहीं आएगी। उसने कहा वो भी आएगी, अगर वो बुलाता है तो उसको जाना होगा। द फी ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी अलाउड एज कॉस्ट इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस एक्ट अनलेस दैट ऑफिसर्स कंसीडर्ड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग दैट द फी शुड बी अलाउड। वो कह रहा है कि फ़ी उसकी कॉस्ट के लिए नहीं होगी, फ़ीस उसकी फ़ीस ही होगी। अगर कॉस्ट देनी है तो फिर वो कॉस्ट अलग से होंगी, फ़ी उसके अंदर इंक्लूड वकील की नहीं होगी। फिर पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू कॉमन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। देखिए सारा कुछ खुद ही बताई जा रहा है इसके अंदर, वो हम जो CPC में पढ़ते हैं वो सारी बातें यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अ रेवेन्यू ऑफिसर में समन एनी पर्सन whose attendance he considered necessary for the purpose of any business before him as a revenue officer. A person so summoned shall be found bound to appear at the time and place mentioned in the summon in person, or if the summon so allows by his authorized agent or legal practitioner। वही summon के ऊपर हम भी कहते हैं ना इस दिन इस कोर्ट से इतने बजे आओ, वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा। फिर provided that the exemption under 132 and 33 of the court procedure मैंने बताई हैं, तो वो जो 32-33 वाली एग्जाम्पशन हैं पर्दा नशीन लेडी और गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाली, वो सारी इसके अंदर अलाउ की गई हैं। शैल बी एप्लीकेबल रिक्विजिशन फॉर द अटेंडेंस अंडर दिस। वो कहता है ज़रूरी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उनको एग्जाम्पशन है तो एग्जाम्पशन यहाँ पे भी वो इंटैक्ट रहेंगे। द पर्सन अटेंडिंग इन ओबीडियंस टू द समन शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ अपॉन
any matter respecting which he is examined or makes statement, and to produce such document and other things relating to any such matter as revenue officer may require. वगैरह उसने कहा है कि लेके आओ डॉक्यूमेंट, ये करो वो करो, तो वो आएगा और लाने का वो ड्यूटी बाउंड होगा. फिर 23, समन टू बी इन राइटिंग साइंड एंड सील्ड. जैसे हम समन भेजते हैं उसके ऊपर मोहर लगी होती, कोर्ट जारी करेगा तो ही ना, ये भी वही बात है. एवरी समन शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट एंड शैल स्टेट द पर्पज फॉर विच it is issued and shall be signed by the revenue officer issuing it, and if he has a seal shall also bear his seal. उसके ऊपर वो उसकी मोहर भी लगेगी. मॉड ऑफ सर्विस ऑफ समन, सेम वही मॉड्स जो हमने उधर पढ़े हैं. समन्स issued by the revenue officer shall, if practicable, be served, number 1, personally on the person to whom it is addressed, or failing him on his authorized agent, or an adult member of his family usually residing with him. तो फिर जो घर का मेंबर अडल्ट होगा, फैमिली मेंबर, उसको दिए जाते हैं. If service cannot be effected in the manner provided in subsection 1, or if acceptance of service is refused, कहते हैं ऐसे नहीं लेने, the summons may be served by fixation a copy thereof at usual or last known place of residence of the person to whom it is addressed. फिर वो चस्पांदगी जिसको हम कहते हैं, वो चस्पा कर देंगे जो लास्ट एड्रेस उसका होगा उस पर. और इफ दैट पर्सन डज नॉट रिजाइड ऑन द डिस्ट्रिक्ट इन विच द रेवेन्यू ऑफिसर इज एम्प्लॉयड, इन द केस टू विच द समन रिलेट्स हैज़ रेफरेंस टू लैंड इन द डिस्ट्रिक्ट, द समन्स में बी सर्व्ड बाय. अगर उत्थे दे नहीं कितने होर रहिंदा है तो वहाँ भेजने. फिर सेंडिंग इट बाय पोस्ट टू द कलैक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच दैट पर्सन हैज़ हिज usual residence, who shall cause it to be served in accordance with the provision contained in subsection 1. तो फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर अपने ही रैंक के उस जगह के रेवेन्यू ऑफिसर को भेजेगा, वो उसको वैसे ही सर्व करवाएगा जैसे कि उसके अपने ज़िले व खुद उसने जारी किए हैं. एंड फिक्सिंग अ कॉपी, फिर वही बात करेगा जो उसने कहा. कॉन्स्पिशियस, जी मैं 24 का A-B पढ़ रहा हूँ, आपके पास नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि 2015 की अमेंडमेंट है, तो 2015 की अमेंडमेंट आपके पास नहीं है इसके अंदर. ठीक है. अफिक्सिंग अ कॉपी एंड सम कॉन्स्पिशियस प्लेस इन आर नियर द स्टेट वेयर इन द लैंड इज सिचुएट. ठीक है, तो फिर वहाँ पे जब होगी. और नंबर 3, इफ द समन रिलेट टू अ केस इन विच पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट are so numerous that personal service on all of them is not reasonably practicable. बहुत ज़्यादा लोग हैं, हर एक फर्दन उसके करवाई जाए तो ये बहुत मुश्किल है. फिर it may, if the revenue officer so directs, be served by delivery of a copy thereof to such of those person as the revenue officer nominates in his behalf, and by proclamation of the contents therein for the information of their persons interested. जहाँ जहाँ कहता है इनको भेजो और बाकियों की हद तक क्या कर दो, अखबार इश्तिहार कर दो, प्रोक्लेमेशन कर दो, तो वो उतनों की हद तक वो प्रोक्लामेशन कर देते हैं. एंड असमन में नंबर 4, असमन में इफ़ द रेवेन्यू ऑफिसर सो डायरेक्ट्स बी सर्व्ड ऑन द पर्सन नेम देयर इन, जिसका नाम लिखा हुआ उसी को, आइदर इन एडिशन टू और इन सब्स्टिट्यूशन फॉर. ठीक है. एंड अदर मोड ऑफ सर्विस बाय फॉरवर्डिंग द समन्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट or through electronic means to person concerned. वही बात जो हम order 5 में पढ़ते हैं, सारी वही बातें हैं. When a summons is forwarded under subsection 4, the revenue officer may presume that the summons have validly been served at the time when the letter would be delivered in the ordinary course of post, and in case of service through electronic means, including email, short messages service upon receipt of confirmation of such delivery. जिस वक्त ईमेल भेजते हो उसको डिलीवर होती तो आपको पता लग जाता है, उसी वक्त वो कहते हैं कि इसको समझा ये जाएगा कि ये सर्व हो गया. फिर मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लामेशन आर कॉपी देयर ऑफ. अ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लामेशन आर अ कॉपी ऑफ एनी सच डॉक्यूमेंट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर फॉर सर्विस ऑन एनी पर्सन शैल बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24 ऑफ द सर्विस ऑफ द समन. वही समन के साथ उसने उसकी कॉपी भी देनी, जैसे हमने कहा था प्लेंट की.
नोटिस तो आपने समन भेजा है ना, तो समन के साथ जो आपने दरख्वास्त दायर की है कहीं पे किसी रेवेन्यू ऑफिसर के, वो भी साथ देनी है ना, उसको पता चले कि जनाब मैंने ये किया है, ठीक है, ये चीज़ें वो बात कर रहा है। नो सच नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लामेशन आर कॉपी देयर ऑफ shall be deemed void on account of any error in the name or designation of any person referred to therein unless such error has occasioned substantial injustice। अगर उसके अंदर कोई गलती है जो कि उसके लिखने में है तो उसकी वो कहता है उसके कोई इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, अगर तो वो इतनी ही गलती हो कि उससे इंसाफ ही ना हो रहा हो तो फिर उसको माना जाता है, अदरवाइज़ नहीं माना जाता। फिर मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लामेशन, when a proclamation is issued by the revenue officer, it shall, in addition to any other mode of publication which may be prescribed by under this act, be made by beat of drum or other customary method, and by fixing a copy thereof on the conspicuous place in or near the land to which it relates। वो सारी बातें वही आपकी CPC वाली हैं। आगे इंक्वायरीज अंडर द एक्ट टू बी डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसके तहत जो इंक्वायरी चल रही होती है वो जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग आपके PPC के अंदर चीज़ें बताई गई हैं कि अगर उनकी होती हैं कि उसको कोई डिसओबे करता है तो उसको सज़ा मिलेगी, PPC के अंदर वो प्रोसीडिंग है। हाँ जी, तो एवरी इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193, 219 एंड 228 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड of 1860, and the revenue officer holding an inquiry shall be deemed to be court for the purpose of this inquiry। और वो ऐसे एक्ट कर रहा होगा जैसे कि वो कोर्ट है। Every hearing and decision in such inquiry shall be in public and the parties of their authorized agents shall be due notice to attend। और ये पब्लिक होंगी और उसको कहा जाएगा कि आके इसको अटेंड करो। फिर लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, गवर्नमेंट में by notification declare what shall for purposes of this act be deemed to be the language in the ordinary use in a specific part of the province। कहीं पश्तो होगी तो पश्तो, कहीं जो पंजाबी है, कहीं सराइकी है तो वो वही लैंग्वेज। अरेस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट, अगर अरेस्ट करवाना तो फिर वारंट जारी करने पड़ेंगे। और कहता है वेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट अ डिफ़ॉल्टर मे बी अरेस्टेड, such arrest shall be made upon a warrant issued by the revenue officer competent to direct such person's arrest। ठीक है, और इसी तरह सेक्शन 30 powers of revenue officer to enter upon any land or premises for purpose of measurement etc। पैमाइश करने के लिए कहते हैं ना कि जाना है तो वो कहीं पे भी जाके मैयर कर सकते हैं। if it shall be lawful for any revenue officer and any person acting अंडर द ऑर्डर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, आप देखते हो ना वही एक कमीशन भेज दिया जाता है, तो इसलिए उसने कहा कि एक्ट अंडर रेवेन्यू ऑफिसर, उसने कहा तो वो गया है ना। एट एनी टाइम टू एंटर व्हेन नेसेसरी फॉर पर्पज ऑफ मेजरमेंट, डिमार्केशन निशानदही करनी है, फिक्सेशन और इंस्पेक्शन ऑफ बाउंड्रीज और बाउंड्री मार्क्स। देखिए वो कोई भी भेज सकता है ना, इसीलिए तो कह रहा है कि वो खुद नहीं जाता, तहसीलदार को भेज देता है या गिरदावर कानून को चला जाता है या पटवारी चला जाता है, तो ज़्यादातर पटवारी ही जाता है। ठीक है, लेकिन वो इन कंपनी ऑफ सम अदर पर्सन भी होता है साथ में, या कानून को होगा या फिर तहसीलदार खुद, तो करता पटवारी है। इसलिए उसने कहा रेवेन्यू ऑफिसर आर अंडर द ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, कोई भी शख्स तो वो पटवारी ही जाएगा। ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल, कि इसकी जो सतह है मट्टी है वो कैसी है, रेतली है तो या बहुत अच्छी मट्टी है, मट्टी के हिसाब से भी फसलें उगती हैं आपको पता है। फिर आर असेसमेंट आर फॉर एनी अदर पर्पज कनेक्टेड विद द लॉ एक्सरसाइज ऑफ दिस ऑफिस अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द लैंड रेवेन्यू अपॉन एनी लैंड और प्रेमिसेस वेदर बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट आर टू द प्राइवेट इंडिविजुअल। कहीं पे भी जाके किसी भी वक्त जब उनको ऑर्डर होता है भाई डिमार्केशन करके लाओ, वंडा बनाओ, अब तखमीना लगाओ, कुछ भी वो चाहे गवर्नमेंट की ज़मीन है या प्राइवेट, वो जा सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो प्रेमिसेस यूज्ड एज ह्यूमन डिवेलिंग शैल बी एंटर्ड अपॉन एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द ऑक्यूपायर देयर ऑफ। किसी के घर जाके है मैंने वड़ जाना, पहले उसकी इजाज़त लेनी है। और विदाउट सर्विंग ऑन द ऑक्यूपायर नोटिस
फॉर नॉट लेस देन 7 days इन रिस्पेक्टिव फॉर्म। और अगर उस ऐसे नहीं जाना तो पहले नोटिस करेंगे भाई इस दिन हमने आके इंस्पेक्ट करना है, और उस 7 दिन का कम से कम नोटिस, नॉट लेस देन, इससे कम का नोटिस नहीं होगा। प्रोवाइडेड फॉर दैट ड्यू रिगार्ड शैल ऑलवेज बी पेड टू द सोशल एंड रिलीजियस प्रेजुडिशियल ऑफ द ऑक्यूपायर। वो अपने औरतों का घर है, जो भी है उन चीज़ों को रिगार्ड रखना है, ठीक है। फिर प्लेस ऑफ सिटिंग, ये बैठेंगे कहाँ पे, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। रेवेन्यू ऑफिसर अदर देन एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड मे एक्सरसाइज हिज पावर्स अंडर दिस एक्ट एट एनी प्लेस वेयर द लिमिट्स ऑफ हिज जुरिसडिक्शन। वो चाहे मंजी ते जाके बह जाए उत्थे, ठीक है, अपनी कचहरी जमीन ते जाके ला लवे, वो जिथे उसका दिल करे उत्थे जाके बह सकता है, लेकिन कम जो असिस्टेंट कलेक्टर से ऊपर के, ठीक है, अदर देन असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड से ऊपर वाले जितने भी हैं, अक्सर देखते हो कमिश्नर आज यहाँ है, कल पत्तों की होता है, कसूर कहीं कभी कहाँ बैठ जाता है, उनके ऊपर परमानेंट प्लेस नहीं है, वो जहाँ चाहें वो वहाँ पे बैठ सकते हैं अपनी लिमिट्स जुरिसडिक्शन के अंदर, ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड मे एक्सरसाइज पावर मे प्लेस द डिस्ट्रिक्ट इन विच ही इज़ एम्प्लॉयड, और फिर वो असिस्टेंट कलेक्टर को जो फर्स्ट ग्रेड है, जो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ मर्जी बैठना चाहे वो यहाँ पे बैठ जाता है। फिर ये इतवार वाले दिन भी आ सकते हैं, इतवार वाले दिन भी अपनी कोर्ट लगा सकते हैं, छुट्टी वाले दिन, हॉलीडे वाले दिन, ठीक है। एनी प्रोसीडिंग हेल्ड बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस एक्ट ऑन द डे नोटिफाइड एज अ हॉलीडे शैल नॉट बी इनवैलिड बाय रीजन ऑफ सच प्रोसीडिंग बीइंग हेल्ड ऑन दैट डे। आप कहें जी इतवार में की करना, आगे सुने का भाई साढ़ा इतवार वर्किंग डे है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप संडे को या ईद वाले दिन वो कोर्ट लगा ले, तो वो लगा सकता है, ठीक है। उसको पार जो दे दी उन्होंने, आपने देखा होगा ज़्यादातर ये संडेज़ को भी बैठ देते हैं कहीं पे भी, जो रेवेन्यू की है तो वो संडे को बैठे होते हैं। सील्स, इनकी अपनी मोहरें होंगी। गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन प्रेस्क्राइब व्हाट रेवेन्यू ऑफिसर शैल यूज अ सील एंड व्हाट साइज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सील शैल बी यूज्ड बाय ईच आर सच ऑफिसर। जैसे आपके यहाँ कोर्ट्स के अंदर जो मोहरें हैं उसका डायामीटर कितना है, उसके ऊपर क्रिसेंट बना होगा या स्टार बना होगा, ये सारा आपका सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ है। उसका डायामीटर कितना होगा, वो कित गोल होगी, और उसके ऊपर बना क्या क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। तो वो बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट वो बताते रहते हैं। फिर कॉस्ट, रेवेन्यू ऑफिसर मे गिव एंड पोर्शन द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन एनी मैनर ही थिंग्स फिट, वो चाहें तो कभी भी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ ही ऑर्डर दैट द कॉस्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग शैल नॉट फॉलो द इवेंट्स ही शैल रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर द ऑर्डर। अगर कॉस्ट नहीं देता लगाता तो फिर उसको ये इसका ऑर्डर की वजह बतानी होगी, और पेनल्टी भी डाल सकता है। 35 इफ़ अ पर्सन रिक्वायर्ड बाय समन्स, नोटिस, order or proclamation proceeding from a revenue officer to attend a certain time and place within the limits of the state in which he ordinarily resides or in which he holds or cultivates land fails to comply with the requisition, he shall be liable at the discretion of the revenue officer to fine which may extend to 500 rupees, 500 रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं। ये इनकी वो है, अगर वो अलाउ नहीं करता। तो ये था जनाब आपका चैप्टर 4, जो आपका वो कोशिश हमने की कि ये प्रोसीजर को समझाना, ठीक है। थैंक यू जी, इंशाल्लाह बाकी कल देखेंगे।